हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी क्रॉनिकल्स। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पैलियोलिथिक एज के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसमें देखा था कि टाइम के साथ साथ जियोलॉजिकल टाइम स्केल यानी कि अर्थ की इवोल्यूशन किस तरह से हो रही थी और जो करंटली हम लोग होलोसिन एपोक में जो पहुंच गए हैं, तो वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस किस तरह से प्लेस्टोसीन से चेंज हुई है। तो उसमें हमने देखा था कि क्लाइमेट स्टेबल हुई, क्लाइमेट वार्म और वेट हुई, और जिसकी वजह से हैबिटेशन, एग्रीकल्चर और सिविलाइजेशन पॉसिबल हो सके। जंगलों की एक्सपेंशन हुई, फॉरेस्ट की एक्सपेंशन हुई। वहीं प्लाइस्टोसीन में ग्रासलैंड्स डोमिनेट करती थी और जो क्लाइमेट थी वो जनरली कूल और ड्राई हुआ करती थी, और क्लाइमेट अनस्टेबल ही थी ज़्यादातर, क्योंकि क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होती थी, आइस एज और बीच के जो थोड़ी सी, जिसको इंटर गैलेशियल पीरियड्स कहते हैं। सो इसके बाद हमने ह्यूमन होमिनिड इवोल्यूशन देखा था, और उसके आगे स्टोन एज की क्लासिफिकेशन हमने पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में भी की थी। पैलियोलिथिक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था, और समय के साथ साथ जो पैलियोलिथिक में जिस तरह से इवोल्यूशन हो रही है सबसिस्टेंस बेसिस की और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही थी, वो हमने देखी थी। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूं कि जो अपर पैलियोलिथिक में आप देख रहे हैं, तो अपर पैलियोलिथिक में एक खास तरह की इंडस्ट्री यहाँ पे इमरजेंस हुई, जिसको कहते हैं फ्लिंट इंडस्ट्री। फ्लिंट इंडस्ट्री, फ्लिंट स्टोन्स एक तरह के क्वार्ट्ज स्टोन ही होते हैं, जिनसे जिनको काफ़ी बारीकी से, काफ़ी अच्छे तरीके से उस पे वर्क की जा सकती है और उस पे शार्प एजेस क्रिएट किया जा सकते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे और भी ज़्यादा फाइन ग्रेन्ड और एक वेल क्राफ्टेड और ज़्यादा धारदार टूल्स बनाए जा सके। जैसे कि ये पैरेलल साइडेड ब्लेड्स आप देख रहे हैं, वो फ्लिंट टूल्स की वजह से ही पॉसिबल हो सके, और ज़्यादातर और मोस्ट ब्यूरिन्स वगैरह जो भी धारदार ब्यूरिन्स है और पॉइंटेड टिप्स बनाए जा सके। एक और ख़ास बात है फ्लिंट टूल्स की कि दे लीव ए मार्क ऑन द सरफेस। दे लीव ए मार्क ऑन द सरफेस, जिसकी बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि जो भीमबेटका में जो केव पेंटिंग्स मिली है, वो अर्लीस्ट केव पेंटिंग्स अपर पैलियोलिथिक से बिलोंग करती है। हालांकि इसके ऊपर विवाद है, डिस्कशन है, डिबेट है, और पेंटिंग्स को जनरली मेसोलिथिक से ही एसोसिएट करके देखी जाती है। आज की वीडियो में हम लोग पैलियोलिथिक पीपल के लाइफ फेज के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पैलियोलिथिक पीपल को आइडेंटिफाई की जाती है उनके टूल्स को देख करके, और साथ ही साथ जो भी फॉसिल्स हैं, फ्लोरा फौना के रिमेन्स हैं, मटेरियल रिमेन्स हैं, और कुछ होमिनिड रिमेन्स हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा होमिनिड रिमेन्स तो मिले नहीं हैं, एक्सेप्ट हथनौरा में, और एक महाराष्ट्र में, निवासा में, और आंध्र प्रदेश में कुर्नूल में। तो यहाँ पे हमें कुछ होमिनिड रिमेन्स मिले हैं। इसके अलावा और भी हमें होमिनिड रिमेन्स इंडिया में ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए जो भी लाइफ फेज के बारे में जानकारी मिलती है वो इनके स्टोन टूल्स और बाकी जो मटेरियल कल्चर्स है, और साथ ही साथ जो एनिमल्स और प्लांट्स के जो रिमेन्स हैं, फॉसिल्स हैं, उनके बेसिस पे ही हम इनके लाइफ फेज के बारे में कुछ इन्फेरेंस डिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि इनकी जो सेटलमेंट थी वो कहाँ कहाँ थी, इनकी जो सबसिस्टेंस पैटर्न है, सबसिस्टेंस बेस है, ये क्या खाते थे, कैसे रहते थे, और अदर लाइफ फेज जैसे कि इनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इनकी आर्ट एंड कल्चर, रिलीजियस बिलीफ्स एक्सेट्रा, इनके बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन, हमने कुछ कहानियाँ तैयार की है इनके एविडेंसेस के बेसिस पे। तो चलिए उन चीज़ों को हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इम्पॉर्टेंट साइट्स की, कहाँ कहाँ इनके टूल्स हमें मिले हैं। तो आपको ये चीज़ मैं बता दूं कि आपको देखो, जो पैलियोलिथिक टूल्स मिले हैं वो ऑलमोस्ट ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट हमें देखने को मिले हैं, ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, एक्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट मार्क करना, एक्सेप्ट एलुवियल प्लेन्स ऑफ इंडस एंड गंगा, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र वैली।
कल्पी उत्तर प्रदेश बीइंग द ओनली एक्सेप्शन इन द गैंगेटिक वैली। तो गैंगेटिक वैली में उत्तर प्रदेश में कल्पी एक जगह है जहाँ पे हमें स्टोन टूल्स, पैलियोलिथिक साइट्स, पैलियोलिथिक सेटलमेंट्स देखने को मिलती हैं। अदर देन दैट गंगेटिक वैली में हमें पैलियोलिथिक साइट्स आज तक अभी तक नहीं मिले हैं। अदर देन दैट ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट हमें पैलियोलिथिक साइट्स देखने को मिलती हैं। जो अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट है वो वहीं मिलेंगे जनरली जहाँ पे इजी अवेलेबिलिटी है वाटर की, पानी की, पत्थरों की, और एबंडेंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना, इनकी फूड बेस जो होगी। यानी कि जहाँ पे पानी मिलेगी, बिना पानी के तो कोई, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है लाइफ के लिए पानी, फिर खाना वगैरह। तो पानी और फ्लोरा एंड फौना जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पे इनकी सेटलमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ चूँकि रॉक्स के टूल्स वहाँ मिलते हैं, तो ज़्यादातर रॉक्स की इम्पोर्टेंस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो रॉक्स जहाँ पे इजीली अवेलेबल है वहाँ पे ये मिलेंगे। जनरली ये तीनों चीज़ एक जगह पे नहीं मिलती थी, इसलिए जहाँ भी ये तीनों चीज़ एक साथ मिलेंगी वहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेटलमेंट है वो एक काइंड ऑफ परमानेंट सेटलमेंट टाइप की है। जैसे कि आप भीमबेटका में देखो, तो भीमबेटका हिल साइट है, वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना भी है और नेचुरल स्प्रिंग भी है। तो भीमबेटका एमपी में है, और पैसरा है बिहार मुंगेर में। पैसरा बिहार मुंगेर में है, खड़गपुर हिल्स है, वहाँ पे पैसरा, वहाँ भी आपको कंटिन्यूस सेटलमेंट देखने को मिलेगी। और एक कर्नाटका में एक हुंसगी वैली है। हुंसगी इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर, सो हुंसगी वैली भी कर्नाटका में है। यहाँ भी आपको कंटिन्यूस सेटलमेंट और ज़्यादा देर तक, ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे सेटलमेंट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो भी आपको सेटलमेंट मिलेंगी वो काइंड ऑफ टेम्पररी सेटलमेंट ही है, टेम्पररी है या फिर सेमी परमानेंट है। सेमी परमानेंट है, यानी कि हैबिटेशन साइट को हम लोग जनरली सेमी परमानेंट कह सकते हैं। परमानेंट सेटलमेंट हम ऐसा कहीं कहीं देखने को मिलती हैं, बट जो जनरल ट्रेंड है वो सेमी परमानेंट हम ज़्यादा कह सकते हैं उसको। और वो कैंप साइट से, यानी कि जब भी कहीं पे वो लोग सेटल करते हैं तो कैंप वहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं। ये कैंप साइट्स का हमें पता चलता है क्योंकि हमें कहीं कहीं पॉट शर्ट्स मिले हुए हैं, जैसे कि पैसरा में ही आपको पॉट शर्ट्स मिले हैं, सॉरी पॉट शर्ट्स नहीं, पोस्ट पोस्ट होल्स मिले हैं। पोस्ट होल्स मतलब कहीं पे आप अगर कैंपिंग करते हैं तो ज़मीन में एक गोल गड्ढे खोद करके वहाँ पे जो खूंटे वगैरह लगाते हैं, तो वहाँ पे भी वो उसी तरह की कुछ जो लकड़ियों के, या जनरली लकड़ियों के ही आप सोच सकते हैं, या लकड़ियों के ही लगाते होंगे, जो ट्रीज के ब्रांचेस वगैरह होते होंगे वो लगा करके वो ऊपर पे कैंपिंग करते होंगे। सो कैंप साइट और सेमी परमानेंट टाइप ऑफ सेटलमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। वहीं एक और टाइप की सेटलमेंट है जिसको फैक्ट्री साइट कहते हैं। फैक्ट्री साइट में यहाँ पे जनरली टूल्स तैयार किए जाते थे। सो ये दो तरह की सेटलमेंट है। इसके अलावा कुछ स्पेशल सेटलमेंट जैसे कि स्पेशल हैबिटेशन साइट्स हैं, जैसे कि गेम साइट्स आप कह सकते हैं। गेम साइट्स जहाँ पे शिकार किए जाते थे, एंड बूचरिंग साइट्स जहाँ पे जानवरों को जो मारा काटा जाता था, बूचरिंग साइट जहाँ पे तैयार किया जाता था। सो इस तरह के आपको कुछ सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं। जो इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मेजर सेटलमेंट्स हैं वो ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलेंगे। बट उनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो कुछ सेटलमेंट्स हैं वो यहाँ पे आपको मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में एक रिवर है जो है सोन रिवर, सोन या सोहन रिवर। तो सोहन वैली साइट, सोहन रिवर है, सोहन वैली। सोहन वैली इज एन important Paleolithic site. Sohn river is a tributary of Indus. It's a tributary of Indus. So Sohan Valley site is an important Paleolithic site in the northwest. यहीं पे आपको इंडस और झेलम के बीच में आपको कुछ साइट, एक पोटवार प्लेट्यू भी है, पोटवार प्लेट्यू। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट है। आप यहाँ पे देखेंगे नॉर्थ वेस्ट में ही, तो
आपको ये जो लोकेशन है ये सिंध की लोकेशन है, तो सिंध भी एक इम्पॉर्टेंट साइट रही, पैलियोलिथिक साइट, और ये कंटिन्यूसली और हैबिटेटेड साइट रही है, यानी कि लोअर पैलियोलिथिक में भी है, मिडिल पैलियोलिथिक में भी है और अपर पैलियोलिथिक में भी है, इवन कुछ कैलकोलिथिक साइट्स भी है सिंध। सो सिंध भी एक इम्पॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट है। आप यहाँ फिर आ जाओ राजस्थान में। राजस्थान में आप देखो तो यहाँ पे आपको 3 मार्क्स देखने को मिलेंगी। तो ये इधर जो दिख रही है आपको वो जोधपुर साइट है। यहाँ आप देख रहे हैं ये एक नागौर है, नागौर राजस्थान में एक इम्पॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट है, और ये जो आप देख रहे हैं ये अजमेर है। इसके अलावा भी कहीं कहीं सेटलमेंट्स रही हैं, बट इम्पॉर्टेंट ही आपको मैं बता पाऊंगा इस मैप के थ्रू। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट राजस्थान में साइट्स है। गुजरात में आप एक जगह है यहाँ पे हिरन रिवर है, तो एक हिरन वैली साइट भी इम्पॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट है। इसके अलावा जो कोस्टल प्लेन्स हैं गुजरात के वो भी हैबिटेटेड रहे हैं, पैलियोलिथिक साइट से भरे पड़े हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट है जो कि है बेलन वैली। सो बेलन वैली भी कंटिन्यूसली हैबिटेटेड रही है। ये जो बेलन वैली साइट है और सोन वैली है, ये आपको पैलियोलिथिक से लेकर के नियोलिथिक तक ये आपको यहाँ पे सेटलमेंट देखने को मिलेंगे, कॉन्टिन्यूस सेटलमेंट। वही नीचे आओ तो आप मध्य प्रदेश में आप ये 3 साइट्स और देख रहे हैं। तो एक तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ जो आप देख रहे हैं कि दामोह साइट है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो साइट है ये होशंगाबाद की साइट है। होशंगाबाद में ही आपको, होशंगाबाद से 40 किलोमीटर में आपको मिल जाएगी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैलियोलिथिक साइट, वही है भीमबेटका। भीमबेटका साइट है ये। महाराष्ट्र में आप देख रहे होंगे, महाराष्ट्र में एक साइट है पटने, और दूसरी साइट है लोअर पैलियोलिथिक साइट है नासिक। नीचे आप अगर आते हैं कर्नाटका में, तो कर्नाटका में ये जो साइट देख रहे हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, यही है हमारी हुंसगी वैली। हुंसगी वैली इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर। सो हुंसगी वैली एक इम्पॉर्टेंट साइट है। यहाँ पे ये जो है गुलबार्ग डिस्ट्रिक्ट है, गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट। एक इम्पॉर्टेंट साइट है यहाँ पे, वो है ईसामपुर। ईसामपुर आप ध्यान में रखेंगे कर्नाटका में है, और ये पैलियोलिथिक साइट है, और यहाँ पे स्टोन टूल्स मैन्युफैक्चरिंग होते थे, और ये फैक्ट्री साइट है। आप इसको ये ध्यान रखेंगे, ये फैक्ट्री साइट से यहाँ पे टूल्स मैन्युफैक्चर किए जाते थे ईसामपुर। मैप में यूपीएससी पूछ सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है, इस बात को आप बिल्कुल भी ध्यान में से नहीं हटने देंगे ईसामपुर, और ज़्यादा चांसेज है ये पूछेंगे इस बार आपसे ईसामपुर के बारे में। सो ये कर्नाटका में है, हुंसगी वैली में, गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में। केरला में आप देख रहे हैं एक साइट है, वो है पालघाट, पालघाट साइट। वहीं आप जब तमिलनाडु आते हैं तो तमिलनाडु में एक साइट आपको अतिरमपक्कम देखने को मिलती है, और दूसरी जो आप देख रहे हैं कोस्टल रीजन पे वो है चेन्नई। तो चेन्नई मेन सिटी में ही आपको, और आसपास में आपको, चेन्नई सिटी के आसपास भी आपको पैलियोलिथिक सेटलमेंट देखने को मिलती है। ऊपर आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में जो पहली साइट आप देख रहे हैं वो नागार्जुन कोंडा है। नागार्जुन कोंडा फिलहाल तमिलनाडु तेलंगाना की पार्ट हो गई है नागार्जुन कोंडा। और ऊपर जो आप देख रहे हैं ये कोस्टल रीजन पे है, विशाखापट्टनम। उड़ीसा में संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, एक इम्पॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट। बिहार में आप देख रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, और मुंगेर में पैसरा विलेज है, पैसरा में एक खड़गपुर हिल्स है, और खड़गपुर फॉरेस्ट भी है, खड़गपुर हिल्स एंड फॉरेस्ट। तो ये इम्पॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट है बिहार में। और ये जो आप देख रहे हैं ये छोटा नागपुर प्लेट्यू की रीजन है, छोटा नागपुर प्लेट्यू ये इंपॉर्टेंट साइट है झारखंड एंड एडजेसेंट वेस्ट बंगाल रीजन्स के लिए, छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो आप देख रहे होंगे कि बेसिकली ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट आपको पैलियोलिथिक साइट्स देखने को मिल जाते हैं, एक्सेप्ट गैंगेटिक वैली। गैंगेटिक वैली में आपको कोई भी पैलियोलिथिक साइट नहीं मिलती है। रीजन ये है कि एक तो प्रॉपर एक्सकेवेशन नहीं हुई है, क्योंकि पैलियोलिथिक जो साइट्स पता चलिए, जो भी टूल्स हमें मिले हैं
वो चांस डिस्कवरी के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि कोई थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव नहीं है ना, कोई थ्योरी नहीं है कि वहाँ जाकर के हमें खुदाई करे तो हमें मिल जाएगी। इस तरह की थ्योरी अगर होती है कोई, अगर जैसे कि आप देख रहे हैं कि महाभारत या रामायण है, तो उसके एक प्रॉपर टेक्स्ट है, टेक्स्ट में कुछ प्लेसेज मेंशन्ड है, तो उन प्लेसेज में जाकर के हम खुदाई करेंगे, एक्सकेवेट करेंगे, तो हमें कुछ मिलेंगे। लेकिन जब कोई लिटरेरी सोर्सेज नहीं है, कोई टेक्स्ट नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, तो हम कहाँ जाकर के एक्सप्लोर करें। तो ये जो साइट्स हैं ये चांस डिस्कवरी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो एक तो ये रीजन है कि गंगेटिक वैली में हमें नहीं मिली है। दूसरी रीजन ये है कि गंगेटिक वैली हर साल फ्लड हो जाती है। जैसे गंगा ओवरफ्लो होती है कभी, तो और ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आती है, कोसी में बाढ़ आती है बिहार में। तो यहाँ पे हर साल अलुवियल सॉइल डिपॉजिट होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो भी एविडेंसेस थे वो ज़्यादातर नष्ट हो गए होंगे। तो इस वजह से भी पॉसिबिलिटी है कि इस वजह से भी हमें यहाँ पे कोई भी पैलियोलिथिक साइट्स या पहले किसी भी तरह के एविडेंस नहीं मिल सकी है। तो ये तो रही लोअर पैलियोलिथिक की बात। मिडिल पैलियोलिथिक में जनरली वो साइट्स जहाँ पे पहले से लोग रह रहे थे, वो साइट से अभी भी बहुत सारे साइट्स वहाँ भी हैं, सेम साइट हैं। जैसे कि आप इधर ही देखो, नॉर्थ वेस्ट में ही वापस से, तो सोहन वैली आपको मिल ही जाएगी। यहाँ पे जो सोहन वैली है ये आपको इम्पोर्टेंट रहेगी थ्रू आउट द स्टोन एज, यहाँ तक कि नियोलिथिक तक आपको सोहन वैली मिलेगी। सिमिलरली बेलन वैली साइट है, तो ये भी आपको थ्रू आउट द स्टोन एज आपको मिलेगी, अप टू नियोलिथिक तक आपको मिलेगी बेलन वैली। सो ये सारे इम्पोर्टेंट साइट्स हैं स्टोन एज के लिए। ये जो आप देख रहे हैं रेड लाइन, ये है अरावली माउंटेन, इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अरावली माउंटेन से। सो अरावली रेंजेज के जो वेस्ट में आप देख रहे हैं साइट, राजस्थान के एरिया, इसको कहते हैं लूनी इंडस्ट्री। चूंकि मिडिल पेलियोलिथिक इज एसोसिएटेड विथ फ्लेक टूल्स, तो यहाँ पे जो टूल्स बने हैं या फ्लेक टूल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी के स्टोल टूल्स हैं। और यहाँ पे जो टूल्स हैं वो काफ़ी वैरायटी में मिले हैं कंपैरिजन टू द साइट्स टू द ईस्ट ऑफ अरावली। सो इसलिए उसको डिस्टिंक्ट बनाने के लिए इसको लूनी इंडस्ट्री का नाम दिया गया है। नागौर ऑलरेडी हैबिटेटेड रही है मिडिल पैलियोलिथिक में ही। अजमेर में एक साइट यहाँ पे आपको नई साइट देखने को मिलेगी, नियर बूढ़ा पुष्कर लेक, नियर बूढ़ा पुष्कर लेक। और थार डेजर्ट है ये, जो स्टार मार्क में आप देख रहे हैं वो है थार डेजर्ट की साइड। थार डेजर्ट आज डेजर्ट है, लेकिन जो पैलेलिथिक टाइम्स थी वहाँ पे वहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी रेनफॉल होती थी और वेजिटेशन भी अच्छी खासी हुआ करती थी। अपर पैलियोलिथिक में आते आते यहाँ पे एरिडिटी बढ़ने लगी और हैबिटेशन कम होने लगी, डिजर्टिफिकेशन वहाँ ज़्यादा होने लगी अपर पैलियोलिथिक में। So Thar Desert has been an important middle Paleolithic site and upper Paleolithic site। वही बिहार में आप सेम वही जो पैसरा है, वो पैसरा यहाँ पे भी हैबिटेटेड रहेंगी, खड़गपुर हिल्स मुंगेर में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में अभी भी हैबिटेटेड रहेगी। और नागार्जुन कोंडा भी मिडिल पैलियोलिथिक में हैबिटेट साइट रहेंगी, नागार्जुन कोंडा। महाराष्ट्र में पटने अ, अ, म- पटने और ये जो साइट आप देख रहे हैं ये पुणे डिस्ट्रिक्ट है। और ये जो साइट आप देख रहे हैं ये है नेवासा। तो सबसे पहले जो सेंट्रल इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया में जो टूल्स मिले वो नेवासा में ही मिले। इसकी वजह से जो सेंट्रल इंडिया की जो इंडस्ट्री को नेवासन इंडस्ट्री भी कही जाती है। एक स्लाइड पीछे चलते हैं और देखते हैं जो साउथ इंडिया आप देख रहे हैं, तो साउथ ऑफ गोदावरी, तो यहाँ पे जो पहली साइट मिली थी अतरमपक्कम और चेन्नई में, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट टाइप की टूल्स मिले थे। डिस्टिंक्ट इन द सेंस कि जो यहाँ पे हमें सोन वैली में टूल्स मिले हैं, तो सोन वैली में, तो इसको कह यहाँ पे हमें चॉपर्स टूल्स मिले थे। चॉपर टूल्स, ये जो ओल्डोवन टूल्स थे, चॉपर टूल्स, इसके बेसिस पे इसको कहा गया था चॉपर चॉपिंग कल्चर।
चॉपर चॉपिंग कल्चर। और यहाँ जो मिले हैं हमें साउथ इंडिया में, मद्रास में, चेन्नई में, त्रम्बकम में, यहाँ पे जनरली हमें इधर हैंड एक्स मिले हैं, यानी कि एक्विलियन टूल ज़्यादा मिले हैं, हैंड एक्सेज, क्लीवर्स एक्सेट्रा। तो उस बेसिस पे जो इसको कहा गया कि डिस्टिंक्ट कल्चर माना गया, जिसको कहा गया मद्रासियन कल्चर। लेकिन आगे चल करके जब डिस्कवरी हुई तो वहाँ यहाँ भी हमें फिर आगे चल करके जो चॉपर टूल्स यहाँ भी हमें बाद में मिल गए, चॉपर टूल भी यहाँ भी बाद में मिल गए। बाकी जो भी साइट है भीमबेटका मध्य प्रदेश में, वहाँ कंटिन्यू रहेगी, हैबिटेटेड रहेगी। और जो भी अब साइट्स आपने देखा था पैलियोलिथिक में, वो जनरली मेसोलिथिक में वो साइट्स कंटिन्यू करेंगे, कुछ साइट्स को छोड़ करके। अपर पैलियोलिथिक भी सेम है, वही रहेगी, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है। सोहन वैली हैबिटेटेड रहेगी, यहाँ आपको बेलन वैली हैबिटेटेड रहेगी। एक चीज़ मिडिल पैलियोलिथिक में आपको बता दूं कि कल्पी है गंगेटिक वैली में, तो कल्पी एकमात्र गंगेटिक वैली में आपको मिलेगी जगह जहाँ पे पैलियोलिथिक के होने के एविडेंसेज हैं हमारे पास। बेलन एक रिवर है जो गंगा की डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी नहीं है, इसलिए उसको गंगा वैली से अलग रखते हैं। तो गंगेटिक वैली में सिर्फ एक ही साइट है कल्पी, वो भी मिडिल पैलियोलिथिक साइट है, यहाँ पे आपको सेटलमेंट और टूल्स आपको देखने को मिलेंगे। अदर दैन दैट गंगेटिक वैली में हमें पैलियोलिथिक से रिलेटेड किसी भी तरह के एविडेंस नहीं मिले हैं अभी तक। अपर पैलियोलिथिक में फिर आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट में तो सांगहाओ केव है, और ये सोन वैली है, पटवार प्लेट्यू है, सिंध है। फिर यहाँ पे जो सिंध है वो अभी तक कंटिन्यू रहेगी, आप देख रहे होंगे कि लोअर पैलियोलिथिक में भी थी, मिडिल में भी थी, और अपर पैलियोलिथिक में ही है, अपर पैलियोलिथिक में भी है। फिर पोटवार प्लेट्यू जो इंडस झेलम और बियॉन्ड इंडस आपको सांगहाओ केव देखने को मिलती है, सांगहाओ केव, पोटवार प्लेट्यू। राजस्थान में थार डेजर्ट में हैबिटेशन हो रही है, लेकिन हैबिटेशन यहाँ पे कम हो रही है, पहले के कंपैरिजन में कम साइट यहाँ पे आप देखने को मिल रही है थार डेजर्ट में। वहीं बूढ़ा पुष्कर लेक अभी भी कंटिन्यू रहेगी, बूढ़ा पुष्पक लेक अभी भी हैबिटेट रहेंगी, और नागौर डिस्ट्रिक्ट दीदवाना ये सभी हैबिटेटेड साइट रहेंगे राजस्थान में। गुजरात में यहाँ पे कोस्टल रीजन्स में ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कोस्टल एरियाज गुजरात की, यहाँ पे आपको हैबिटेशन आपको दिखेंगे। एक हिरन वैली यहाँ पे कॉन्टिन्यूस हैबिटेटेड साइट आपको देखने को मिलेंगी हिरन वैली में। साउथ इंडिया में विशाखापट्टनम है, जो तमिलनाडु, अतरमपक्कम, पय्यमपल्ली, ये सारे साइट्स आपको मिलेंगे देखने में। कर्नाटका में भी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ साइट्स है, हुंस की वैली अभी भी कंटिन्यू रहेगी। तो ये सारे साइट्स आपको कर्नाटका में भी देखने को मिलेंगे। तमिलनाडु में अतरमपक्कम है, पय्यमपल्ली है, और जो चेन्नई है, ये सारे साइट्स अभी भी अपर पैलियोलिथिक में भी हैबिटेटेड रहेंगी। बिहार में भी वो जो आप रीजन में आपने देखा था पैसरा, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, खड़गपुर हिल्स, सो पैसरा अभी भी इस टाइम में भी एक इम्पॉर्टेंट हैबिटेट्स एंड साइट रहेंगे। वहीं ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स आपको कंटिन्यूस हैबिटेटेड साइट मिलेंगी, यहाँ पे आपको कोंकण कोस्ट आपको कंटिन्यूस हैबिटेटेड साइट मिलेंगी। और मध्य प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट भीमबेटका साइट है होशंगाबाद की, दामोह है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, ये सारे साइट्स आपको इम्पोर्टेंट देखने को मिलते रहेंगे। यहाँ पे एक नई साइट आपको कश्मीर में देखने को मिल जाती है, कश्मीर में, ये अपर पैलियोलिथिक साइट है कश्मीर की। आंध्र प्रदेश में भी आप जो नागार्जुन कोंडा है, और विशाखापट्टनम है, और एक दो साइट्स और आपको आंध्र प्रदेश में मिलेंगे, जैसे कुरनूल है, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट है। तो ये सारे साइट्स आपको इम्पोर्टेंट साइट पैलियोलिथिक में देखने को मिलेंगे। एक साइट है आप चिंतामानु गावी, चिंतामानु गावी, ये भी आंध्र प्रदेश की ही साइट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अपर पैलियोलिथिक कॉन्टेक्स्ट में ये ओनली साइट है,
only site in the upper Paleolithic context where tools made of animal bones have been found. तो ये कुछ साइट्स हैं, इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, खास करके वो जो इसामपुर है, इसामपुर फैक्ट्री साइट है कर्नाटका में, हुंसगी वैली, गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट, ये एक इम्पोर्टेंट साइट है और चांसेस हैं कि अगली बार जो मैच द फॉलोइंग या मैप वर्क में ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपसे पूछी जा सके, क्योंकि डायरेक्टली वो पहले स्टोन एज से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, जो भी प्री हिस्टोरिक पीरियड से क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन मैप के थ्रू उसने यहाँ भी उन्होंने सेंध मार दिए। जैसे कि आप देखोगे पिछले साल की क्वेश्चन, तो वहाँ पे आप इनाम गांव वाली एक ऑप्शन देखेंगे, तो इनाम गांव एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलिटिक साइट है महाराष्ट्र में, तो वो उसने मैप के थ्रू, मैप वर्क के थ्रू उसने पूछना शुरू कर दिया यूपीएससी ने। इसलिए इसामपुर भी एक इम्पॉर्टेंट साइट है पैलेलिथिक, जो आप ध्यान में रखेंगे, फैक्ट्री साइट है ये और कर्नाटका में है। सो ये तो होगी सेटलमेंट की बात, हैबिटेशन की बात। नेक्स्ट है सबसिस्टेंस या लाइवलीहुड। तो सबसिस्टेंस के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी कि मेन मोड ऑफ सबसिस्टेंस हंटिंग एंड गैदरिंग ही रहेगी, और बट धीरे धीरे इसमें थोड़ी सी ग्रेजुअल चेंज या इवोल्यूशन भी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि लोअर पैलियोलिथिक में इसके वेंजिंग ज़्यादातर होती थी और ओकेजनली बड़े एनिमल्स को ओकेजनली हंट किया जाता था और प्लांट प्रोड्यूसेस भी कलेक्ट किए जाते थे। वहीं मिडिल पैलियोलिथिक में सिस्टमैटिक हंटिंग आपको देखने को मिलेंगी, बड़े एनिमल्स यहाँ ज़्यादा हंट होते थे, लेकिन मिडिल साइज एनिमल्स भी अब हंट होने लग गए हैं। और यहाँ पे सीजनल गैदरिंग ऑफ प्लांट फ्रूट्स एंड अदर प्रोड्यूसेस, आपको सीजनल गैदरिंग भी देखने को मिलेंगी। अपर पैलियोलिथिक में जो आकर के टूल्स चूंकि अब ज़्यादा लाइट हो चुके हैं, लाइट वेट हो चुके हैं, क्योंकि साइज अब टूल्स धीरे धीरे नीचे कम हो रही है और ज़्यादा फाइनमेंट रिफाइनमेंट बढ़ रही है, तो यहाँ पे आप स्पेशलाइज्ड हंटिंग देखेंगे। फिशिंग की भी थोड़ी बहुत कहीं कहीं आपको साक्ष्य दिखेंगे, लेकिन फिशिंग ज़्यादातर आपको मिड मेसोलिथिक से एसोसिएटेड है फिशिंग, और छोटे जो जानवर हैं वहाँ उनका भी शिकार यहाँ पे होने लगा। और यहाँ पे अपर पैलियोलिथिक में कंपैरेटिवली जो डाइट है वो ज़्यादा ब्रॉड हो गई है। तो सबसिस्टेंस या लाइवलीहुड में इस तरह से आप देख रहे हैं परिवर्तन, धीरे धीरे इवोल्यूशन किस तरह से हो रही है, लेकिन मेन मोड ऑफ सबसिस्टेंस अभी भी थ्रू आउट द पैलियोलिथिक वो आपको हंटिंग गैदरिंग ही रहेगी। इसके बाद कुछ हिस्टोरिकल डिबेट हैं, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ कॉन्सेप्ट की बात है यहाँ पे, जो आपको भी क्लियर होनी चाहिए, तो क्लियर हो जाए तो आपके लिए भी अच्छी होगी, क्योंकि ये एक जनरली एक मिथ है जो लोग जिसमें बिलीव करते हैं पैलियोलिथिक पीपल के बारे में। सबसे पहली मिथ है कि डिड द हंटर गैदरर्स हैव लेजर टाइम, क्या हंटर गैदरर्स के पास खाली समय होता था, या फिर उनकी लाइफ कांस्टेंट रिलेंटलेस स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल की होती थी, या हमेशा पूरी जो दिन थी उसकी वो कैसे निकल रही थी, क्या वो शिकार ढूंढने में रहते थे या पूरी सर्वाइवल एग्जिस्टेंस के लिए सर्वाइव करते थे, या किस तरह की लाइफ थी, क्या उनको खाली टाइम मिलता था। तो एक ये मिथ है कि उनको खाली टाइम नहीं मिलता था और उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी स्ट्रगल से भरी हुई रहती थी, लेकिन इस चीज़ को दो ग्राउंड्स पे चैलेंज किया गया है। पहली कि जो भी मटेरियल डिजायर्स हैं हंटर गैदरर्स के, मटेरियल डिजायर्स एंड वांट्स, जो ज़रूरतें हैं ऑफ द पैलियोलिथिक पीपल must have been must have been relatively limited,
जो मटेरियल डिजायर्स और ज़रूरतें हैं हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटी की और पैलियोलिथिक पीपल की खास करके, तो वो ज़रूर ही कम रही होगी। और ये एथनोग्राफिक स्टडीज़ के बेसिस पे ये इस्टेब्लिश किया गया है। एथनोग्राफिक स्टडीज़ का मतलब है कि जो आज की कम्युनिटी है जो हंटिंग गैदरिंग प्रैक्टिस करती है, तो उनको उनके लाइफ को स्टडी करके ये चीज़ मानी गई है कि जो मटेरियल डिजायर्स हैं, ज़रूरतें हैं, वो पैलियोलिथिक लोगों की भी रिलेटिवली कम रही होगी। और दूसरी बात है कि उनकी जो टेक्नोलॉजी ऑफ दैट टाइम, टेक्नोलॉजी ऑफ दैट टाइम did not permit them did not permit them to hoard, जमा करना, टू होल्ड बियॉन्ड अ पॉइंट, एक पॉइंट के एक सीमा पे आकर के उनकी जो जमा करने की जो उनकी जो जो फूड को कलेक्ट करके रखने की, संग्रह करने की जो रही को वो ज़्यादा देर तक संग्रह नहीं कर सकते, कहने का मतलब है। क्योंकि उस समय में रेफ्रिजरेटर तो होती नहीं थी ना, तो जो स्पॉइल होने की चांसेस ज़्यादा होते थे। सो इसलिए टेक्नोलॉजी उस समय ऐसी नहीं थी कि वो एक पॉइंट के बाद फूड को कलेक्ट करके कहीं स्टोर कर सके। और दूसरी कि उनकी मटेरियल डिजायर्स भी उतनी नहीं थी कि वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो सके हंटिंग गैदरिंग एक्टिविटी में। सो इस बेसिस पे ये माना गया है कि दिस मेंट दैट देयर सबसिस्टेंस रिलेटेड एक्टिविटीज सीज्ड व्हेन दे हैड ऑब्टेन्ड इनफ फूड। तो जब उन्होंने इनफ फूड एक्वायर कर लिया, ऑब्टेन कर लिया, तो उनकी जो सबसिस्टेंस रिलेटेड एक्टिविटी थी वो वहाँ पे रुक जाती रही होगी। और दिस गेव दैम द दिस क्लियरली गेव दैम द लीजर टाइम। सो दिस इज एविडेंट in the artistic expression of the Paleolithic people in the form of paintings and other art and other sorts of things which we will see later on. सेकेंड जो एक स्टीरियोटाइप है, सेकेंड जो क्वेश्चन है कि वाज हंटिंग गैदरिंग एफिशिएंट मोड ऑफ सर्वाइवल, क्या हंटिंग गैदरिंग एफिशिएंट मोड ऑफ सर्वाइवल थी? तो इसको भी चैलेंज किया गया है कुछ बेसिस पे, जैसे कि इसकी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सर्वाइवल एग्जिस्टेंस, लॉन्ग हिस्ट्री कि पैलियोलिथिक आप देखो कि कब से चल रही है, 2.5 बिलियन ईयर से मिलियन ईयर से गो से चल रही है। और हंटिंग गैदरिंग एक इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ सर्वाइवल रही है। इवन टुडे आज के टाइम में भी आप कुछ कम्युनिटीज ऐसे हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि वो हंटिंग गैदरिंग पे ही डिपेंडेंट होती है। तो एक तो लॉन्ग हिस्ट्री इसकी रही है और दूसरी कॉन्टिन्यूएशन इवन टू आवर टाइम्स, कि हमारे समय तक इसकी कंटिन्यूएशन है। तो इस बेसिस पे ये आप नहीं कह सकते कि वो एफिशिएंट मोड ऑफ सर्वाइवल नहीं रही होगी, क्योंकि अगर एफिशिएंट मोड ऑफ सर्वाइवल नहीं है तो वो इतनी लंबी हिस्ट्री, इतने लंबे समय तक उसको प्रैक्टिस किया ही नहीं जा सकता था। और जो कंटिन्यूएशन है आज के टाइम तक भी, तो ये पॉसिबल नहीं होती अगर ये एफिशिएंट मोड ऑफ सर्वाइवल नहीं होती तो। तीसरी क्वेश्चन जो है, क्या वो हंटिंग ज़्यादा करते थे या गैदरिंग ज़्यादा करते थे? तो मॉडर्न हंटर गैदरर्स को स्टडी करके हमने ये देखा है कि, यानी कि एथनोग्राफिक स्टडीज से हमने ये देखा है कि जो भी ट्राइबल कम्युनिटी है या हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटी है, दे टेंड टू ऑब्टेन सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट यानी कि ज़्यादा अमाउंट, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फूड थ्रू गैदरिंग रेदर देन हंटिंग। यानी कि प्लांट प्रोड्यूस वो ज़्यादा कंज्यूम करते थे
एनिमल प्रोड्यूस के कंपैरिजन में, क्योंकि एनिमल को पकड़ना इतना आसान नहीं है ना। छोटे एनिमल्स हैं, वो ज़्यादा ज़्यादा मोबाइल होते हैं, ज़्यादा वो तेज़ी से वो भाग जाते हैं, तो उनको पकड़ना इतना आसान नहीं। इनफैक्ट आप देखेंगे जंगलों में जो आज भी जो लायनेस या लेपर्ड वगैरह जो शिकार जाते हैं, तो आउट ऑफ 10 हंटिंग्स 9 फेल, 9 हंटिंग फेल हो जाते हैं, जो लायन टाइगर्स के भी हंटिंग है। तो हंटिंग इतनी आसान नहीं है। एक काफ़ी इसमें जान की भी जोखिम है, खुद को भी हर्ट करना इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो जो मेन मोड ऑफ सर्व जो मेन जो मोड है वो फूड एक्वायर करने की, वो गैदरिंग से ये गैदर करते थे ज़्यादा गैदर करते रहे होंगे। और ये हमें एथनोग्राफिक स्टडीज के बेसिस पे ही हम ये कह सकते हैं। इससे हमें एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जो भी हमारी हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटी है आज की, तो उसमें वुमेन की रोल ज़्यादा है गैदरिंग से, और मेन्स आर बेसिकली मोर एसोसिएटेड विद हंटिंग। तो इस बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि वुमेन की पोजीशन, क्योंकि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वहाँ ज़्यादा थी वुमेन की, तो वुमेन की पोजीशन अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम कम भी नहीं थी। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि वहाँ पे वुमेन की पोजीशन मैन के इक्वल ही रही थी पैलेलिथिक में। और एक एक जो डिवीजन ऑफ लेबर के बेसिस पे जो वर्क की जो जेंडर रोल्स थी, वो डिवीजन ऑफ लेबर के बेसिस पे जेंडर रोल्स वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड थी। तो ये कुछ हिस्टोरिकल डिबेट्स हैं। आई होप ये आपको कुछ क्लैरिटी इससे आपको मिली होगी प्री हिस्टोरिक पीपल के लाइफ विद से रिलेटेड। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे। देखो, सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आर्कियोलॉजी के बेसिस पे पॉसिबल ही नहीं है पता करना। हम पता ही नहीं कर सकते सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। यही तो एक वजह है कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हम आगे पढ़ेंगे, वहाँ पे हम इन बारे में ज़्यादा बात ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने वहाँ के स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं कर नहीं नहीं हम हमने हमने नहीं किया है, वहाँ की स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर ही नहीं पाए हैं। तो इसलिए हमें उनकी सोसाइटी के बारे में, उनके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि कौन रूल करता था, किंग था, मर्चेंट क्लास थे या प्रिस्टी क्लास डोमिनेट कर रहे थे, रूल कर रहे थे, तो हड़प्पन पीपल के बारे में भी हमें इनके ज़्यादा आइडिया नहीं है सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सिमिलरली पैलियोलिथिक पीपल के बारे में भी हमें, जो उनकी सोसाइटी कैसी थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, और पॉलिटिकल क्या ऑर्गेनाइजेशन थी, किस तरह की रूल थी, कौन रूल करता था, गवर्नमेंट क्या थी, तो ये सारी बातें हमें पता नहीं चल सकी। लेकिन पैलियोलिथिक के जो पीपल हैं, कम्युनिटीज हैं, हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटीज हैं, तो इथनोग्राफिक स्टडीज के बेसिस पे हम उनकी जो सोसाइटी है उनको एट मैक्स हम उसको बैंड सोसाइटी कह सकते हैं। बैंड सोसाइटी का मतलब होता है कि कुछ लोग होते हैं, जनरली 100 से कम लोग होते हैं उस सोसाइटी के मेंबर्स, लेस देन 100 मेंबर्स होते हैं। और जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती, सिंपल सोसाइटी होती है ये, सिंपल सोसाइटी होती है, कॉम्प्लेक्स नहीं होती, कोई चीफ्टेन नहीं होता। और ये जनरली मोबाइल होते हैं, घूमने वाले होते हैं, नोमैडिक होते हैं, किसी एक जगह पे सेटल नहीं होते हैं। And they depend on seasonal availability of plants and animals they hunt. So their mobility, their habitation settlement depends on the seasonal variety of plants they gather and animals they hunt. मेंबर्स जो हैं वो यूजुअली एक दूसरे से किनशिप से के थ्रू रिलेटेड होते हैं, यानी कि रक्त संबंधित होते हैं एक दूसरे से। और जो डिवीजन ऑफ लेबर होती है इज बेस्ड ऑन एज एंड सेक्स, उम्र के हिसाब से और जेंडर के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से उनकी जो लेबर की डिवीजन है, तो वो डिसाइड होती है एज और सेक्स के हिसाब से। रिसोर्सेज जो वो यूज करते हैं उनकी कोई इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं होती, बल्कि कम्युनिटी राइट्स होती है उन पे। कम्युनिटी ओवर ओनरशिप आप इसको कह सकते हैं, कोई इंडिविजुअल किसी रिसोर्स को के ऑनर नहीं यहाँ पे होते हैं। और किसी भी फॉर्मल गवर्नमेंट जैसी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं थी, यहाँ तक कि एक पावरफुल चीफ भी नहीं थी।
जब पावरफुल चीफ एक कॉम्प्लेक्स ट्राइबल सोसाइटी में आप देखने को मिलेंगे, जो कि आप ऋग्वेदिक पीरियड में जब आएंगे तो वहाँ पे आप पावरफुल चीफ्स देख सकते हैं। यहाँ पे पैलोलिथिक एज पीरियड में कोई पावरफुल चीफ नहीं है, किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, और जो किसी खास पर्पस के लिए एक कोई पर्सन एज ए लीडर इमर्ज कर जाता था, लेकिन जब पर्पस खत्म होती थी तो वो वापस से जो नॉर्मल जो सामान्य लोग थे, जो नॉर्मल मेंबर थे, उनके जैसे ही वे फिर बन जाते थे। तो कोई एक फॉर्मल गवर्नमेंट नहीं थी, ना ही कोई पावरफुल चीफ थी। तो ये सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ इन्फेरेंस हैं जो कि हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज एज वेल एज इथनोग्राफिक स्टडीज के बेसिस पे हम कुछ कह सकते हैं इन बारे में। हालांकि ज़्यादा तो हम बता नहीं सकते हैं, वो भी बैंड सोसाइटी भी ऐसी मानी जाती है कि उससे ज़्यादा मिलती जुलती रही होगी, ये भी नहीं कह सकते वो थी भी कि नहीं। तो ये भी एक एजम्पशन ही है। नेक्स्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पैलियोलिथिक आर्ट एंड रिलीजियस बिलीफ्स। पैलियोलिथिक आर्ट एंड रिलीजियस बिलीफ्स। So first we will discuss on Paleolithic art. Paleolithic art. पैलियोलिथिक आर्ट को दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। एक परमानेंट आर्ट, परमानेंट आर्ट, और दूसरी पोर्टेबल आर्ट। परमानेंट आर्ट कहने का मतलब है कि एक किसी परमानेंट जगह पे ये आर्ट मिली है हमें। और पोर्टेबल आर्ट का मतलब है कि ये जो आर्ट की जो आइटम्स हैं, ये मोबाइल हैं, ये पोर्टेबल हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। वहीं परमानेंट आर्ट को मूव नहीं किया जा सकता है। परमानेंट आर्ट में हम दो तरह की आर्ट देखते हैं। एक तो केव पेंटिंग्स के रूप में हम देखते हैं कि जो केव्स, जहाँ केव साइट्स हैं जहाँ पे ये रहते थे, तो उनके दीवारों पे कुछ पेंटिंग्स किए गए हैं। और दूसरी है पेट्रोग्लिप्स, जो दूसरी आर्ट फॉर्म है, उसको हम लोग पेट्रोग्लिप्स कहते हैं। पेट्रोग्लिप्स का मतलब है कि किसी रफ सरफेस पे जो चिसेल्स वगैरह से खुरेच करके कोई आर्ट बनाई जा सकती है। किसी रफ सरफेस पे, किसी केव के बाहर कोई अगर बड़ी रॉक है, तो इस पे खुरेच करके कोई आर्ट अगर बनाई गई है, खुरेच करके चिसेल से, तो उसको पेट्रोग्लिप्स कहते हैं। वहीं केव पेंटिंग्स में केव के अंदर जो सेटलमेंट थी, सेटलमेंट के अंदर जो ये वॉल्स वगैरह थे, तो इस वॉल्स पे पेंटिंग्स जो बनाए गए होंगे, ये सारे केव पेंटिंग्स हैं। सो परमानेंट आर्ट में केव पेंटिंग्स हैं और पेट्रोग्लिप्स हैं। दोस्तों, पैलियोलिथिक कॉन्टेक्स्ट में पेंटिंग्स के ऊपर डिबेट है। हालांकि कुछ साइट्स ऐसे हैं जैसे भीमबेटका में, तो भीमबेटका में ये मानी जाती है कि जो सबसे पहली वाली जो पेंटिंग है भीमबेटका में, जो तो वो अपर पैलियोलिथिक से एसोसिएटेड है। बट जनरली पेंटिंग्स मेसोलिथिक से ही एसोसिएटेड मानी जाती है। इवन यूपीएससी भी पेंटिंग्स को मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट में ही ज़्यादा पूछती है। अगर पूछती में तो पैलियोलिथिक मेसोलिथिक कंबाइंड वर्ड यूज करके पूछती है, तो उनकी भी अ, जो टेंडेंसी है यूपीएससी के भी, वो मेसोलिथिक से ही एसोसिएट मानते हैं पेंटिंग्स को। इसलिए पेंटिंग्स को हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो वो अभी आगे मेसोलिथिक जब हम कवर करेंगे वहाँ पे हम पेंटिंग्स को पढ़ेंगे। पैलियोलिथिक में हम पढ़ेंगे पोर्टेबल आर्ट्स को, क्योंकि आर्ट फॉर्म्स बस पेंटिंग्स नहीं थी, आर्ट फॉर्म्स में हमें पोर्टेबल आइटम्स भी मिले हैं, जैसे कि कुछ कुछ फिगराइंस मिले हैं। फिगराइंस के अलावा और भी
अदर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जिनको एज ए फॉर्म ऑफ आर्ट हम लोग मान सकते हैं। बट यहाँ पे दिक्कत है कि चूँकि कोई किसी भी तरह की हमारे पास थ्योरी नहीं है, लिटरेचर नहीं है, तो जिन चीज़ को हम लोग आर्ट मानते हैं तो वो आर्ट भी हो सकती है और वो डे टू डे यूज की आइटम्स भी हो सकती है। लेकिन फिर भी उसमें किसी न किसी तरह से हम लोग आर्ट फॉर्म ढूंढ ही लेते हैं। तो आगे देखेंगे हम लोग अभी कि जो फिगराइंस हैं या अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको आर्ट फॉर्म कैसे हम लोग मान सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम तो स्टोन टूल्स की ही बात कर लें। तो स्टोन टूल्स में हमें कई तरह के डिजाइन्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो स्टोन टूल्स की डिजाइन्स हैं, ये भी जो डिजाइन्स हैं ये एक आर्ट ही तो है, डिजाइन क्रिएट करना। सो दैट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ आर्ट। इसके अलावा लोहांदा नाला में हमें कार्व्ड बोन ऑब्जेक्ट मिली हैं, कार्व्ड बोन ऑब्जेक्ट मिली हैं। हड्डियों की एक ऑब्जेक्ट, हड्डी की ऑब्जेक्ट मिली है जो कार्व की गई यानी कि वर्क की गई उस पे। सो इसको हिस्टोरियंस ये कहाँ मिली है, ये लोहांदा नाला में मिली है। लोहांदा नाला यूपी में बेलन वैली साइट है ये भी। सो यहाँ पे जो कार्बन ऑब्जेक्ट हैं इसको कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि इट वाज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ मदर गॉडेस, अर्लीस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मदर गॉडेस। वहीं दूसरे हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये एक हार्पून भी हो सकती है। हार्पून एक तरह के टूल्स होती हैं जो एक लंबी टूल होती हैं, आगे नोकीले बनते हैं आगे में। तो आप इसको स्पीयर कह सकते हैं, भाला, हिंदी में भाला कहते हैं या स्पीयर कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये हार्पून भी हो सकती है, मदर गॉडेस नहीं, ये हार्पून है। तो ये एक यहाँ पे डिबेट बनी हुई है। लेकिन सम बट ये चाहे हार्पून हो या मदर गॉडेस है, जिसमें आप क्लियरली ये आर्ट फॉर्म के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं। थर्ड जो है वो एनिमल टीथ है, कुरनूल में पाई गई है। एनिमल टीथ कुरनूल में जो पाई गई हैं। कुरनूल कहाँ है, आंध्र प्रदेश में कुरनूल। कुरनूल केव है आंध्र प्रदेश में, एक इम्पॉर्टेंट हैबिट पैलियोलिथिक साइट है, खास करके अपर पैलियोलिथिक साइट। वहाँ पे एनिमल टीथ मिली है। एनिमल टीथ मिलने से का मतलब सिर्फ उससे आर्ट कैसे निकाले, तो आर्ट हम इस तरह से निकाल सकते हैं एनिमल टीथ से कि उसमें जो है हमें कुछ एनिमल टिप्स में ग्रूव्स मिले हैं। ग्रूव्स का मतलब होता है एक नाले टाइप का कोई चीज़ जो बनी होती है, ओपनिंग होती है। तो ऐसा माना जाता है कि इसमें ये थ्रेड लगा करके वो गले में डालते होंगे। तो ये जो ग्रूविंग है, ये जो डिजाइन है, पैटर्न है, ये भी एक आर्ट फॉर्म है। इसके अलावा हमें कुछ सर्कुलर डिस्क्स मिले हैं। सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क यहाँ आपको भीमबेटका में भी मिली है, भीमबेटका में भी मिली है। और एक जगह है इलाहाबाद के पास, मैहर, मैहर नियर इलाहाबाद। तो वहाँ भी आपको सर्कुलर डिस्क्स मिले हैं। सो और सर्कुलर डिस्क ये जो है कोई टूल्स के रूप में इसको यूज नहीं की जाती थी, इसलिए ये जो है आर्ट के फॉर्म में ही हमें देखने को मिलती है ये। इसके अलावा हमें ऑस्ट्रिच के एग शेल्स मिले हैं। जो ऑस्ट्रिच के अंडे होते हैं उसकी ऊपर की लेयर, ऑस्ट्रिच एग शेल्स। ऑस्ट्रिच एग शेल्स की ऐसे पूरी ऑस्ट्रिच एग शेल नहीं मिली है, बट बल्कि इसके शर्ट्स मिले हैं। शर्ट्स मतलब जो होते हैं, इसको जो टुकड़े होते हैं अलग अलग, वो मिले हैं। तो ये जो शर्ट्स हैं, इनके ऊपर हमें पटने एक जगह है जहाँ पे क्रिस क्रॉस डिजाइन है। पटने आपको याद होगी, एक इम्पॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट है महाराष्ट्र में। क्रिस क्रॉस डिजाइंस मिले हैं, यानी कि इस तरह के कुछ डिजाइंस मिले हैं ऑस्ट्रिच एग सेल पे। इसके अलावा ऑस्ट्रिच एग सेल के ही हमें कुछ बीड्स भी मिले हैं। ये जो क्रिस क्रॉस डिजाइन है ये पटने में मिली है। और बीड्स मिले हैं, फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड बीड्स। तो ये बीड्स जो हैं ये भी हमें पटने से ही देखने को मिली हैं। और एक भीमबेटका के भी एक केव है, वहाँ भी हमें भीमबेटका, कई सारे केव्स हैं भीमबेटका में, तो उनमें से एक दो केव में हमें ये ऑस्ट्रिच के एक्सेल्स के बीड्स हमें देखने को मिले हैं। ऑस्ट्रिच दोस्तों, ऑस्ट्रिच एक उस टाइम में पैलियोलिथिक पीरियड में पूरी ऑल ओवर सब कॉन्टिनेंट में ऐसे घूमते थे, मिलते थे। तो ये नॉर्मल सी बात थी ऑस्ट्रिच उस टाइम के लिए।
तो ये जो है हमें कुछ पैलियोलिथिक आर्ट फॉर्म्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें पैलियोलिथिक कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी पैलियोलिथिक रिलीजन। पैलियोलिथिक रिलीजन। तो देखो रिलीजन तो एक एक आप कह सकते हो कि एक ट्रू सेंस में तो पॉसिबल नहीं थी पैलियोलिथिक पीपल में, पैलियोलिथिक एज में रिलीजन in true sense was not possible in Paleolithic period. However, however, there are evidences of some sort of cultic beliefs. रिलीजन तो पॉसिबल नहीं थी, रिलीजन जो ट्रू सेंस में, जो आज की सेंस में रिलीजन है, वो उस समय पॉसिबल नहीं थी, लेकिन एक कल्टिक बिलीव्स हमें वहाँ पे देखने को, हम वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कल्टिक बिलीव्स। जैसे कि जो आपको लोहांदा नाला की बात हुई थी, तो लोहांदा नाला में जो कार्व्ड बोन ऑब्जेक्ट थे, कार्व्ड बोन ऑब्जेक्ट जो लोहांदा नाला में मिली थी, तो इसको कुछ हिस्टोरियंस आइडेंटिफाई करते हैं एज मदर गॉडेस, मदर गॉडेस के फॉर्म में आइडेंटिफाई करते हैं। रीजन ये है कि जो दूसरी जगह पे अपर पैलियोलिथिक कॉन्टेक्स्ट में कुछ इसी तरह के हमें स्ट्रक्चर्स मिले हैं, जिनको वीनस गॉडेस के रूप में, वहाँ पे जो फीमेल डॉक्ट्राइन है पावर की, वीनस गॉडेस, तो वो उस रूप में वहाँ पे यूरोप में या दूसरी जगहों पे वर्शिप की जाती थी। सो उसी बेसिस पे, उसी लाइन पे यहाँ पे लोहांदा नाला में जो कार्डबोन ऑब्जेक्ट मिली है, कुछ स्ट्रक्चर मिलती जुलती थी, इसलिए उसको यहाँ पे हिस्टोरियंस ने मदर गॉडेस के रूप में आइडेंटिफाई किया है। वहीं जो आपको कुरनूल में आपको पीछे पिछली स्लाइड में देखा था, तो जो एनिमल टीथ थी, तो एनिमल टीथ में ग्रूव्स मिले थे, ग्रूव्स। सो ऐसा माना जाता था कि ये जो ग्रूव्स हैं, उसमें एज थ्रेड डाल करके वो अपने गले में पेंडेंट की तरह पहनते थे। तो पेंडेंट की तरह पहनते थे। अब ये एक आर्ट थी या फिर कुछ रिलीजियस बिलीफ थी, क्योंकि जो सेम एनिमल टीथ हैं, उसको आज भी कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जो एनिमल टीथ की तरह यूज यूज करते हैं, गले में पहनते हैं। दो रीजन से, एक तो वो गुड लक लाते हैं, दूसरी जो एविल्स हैं उसको दूर रखते हैं। तो ये एक सॉर्ट की ऑफ बिलीव्स भी हमें देखने को मिलती हैं पैलियोलिथिक कॉन्टेक्स्ट में। बट मोर इंटरेस्टिंगली, मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर अफर्मेटिव जो आपको रिलीजियस बिलीफ हैं, वो भीमबेटका की ऑडिटोरियम केव है। भीमबेटका ऑडिटोरियम केव है। इसके अलावा एक बागोर है, एक बागोर राजस्थान में है और ये बागोर है एमपी में। बागोर में एक जगह, बागोर में हमें एक एक कह सकते हैं कि एक अर्लीस्ट पैलियोलिथिक श्राइन हमें देखने को मिलती है। तो चलिए पहले देखते हैं कि भीमबेटका ऑडिटोरियम केव में की क्या खास बात है। तो भीमबेटका ऑडिटोरियम केव में जो आप देखेंगे, तो भीमबेटका जो केव्स हैं, तो कई सारे केव्स है ये तो भीमबेटका की। तो यहाँ पे एक केव्स के अंदर से ही एक रूम जैसी
आप देख सकते हैं टनल है, एक रूम जैसी ही टनल है, रूम जैसी टनल है। तो ये जो टनल है, इसके जो एंट्रेंस है, आप इधर से जाएंगे तो आप एक हॉल में इंटर करेंगे, आप एक हॉल में इंटर करेंगे। इस हॉल में इंटर करने के और भी तीन रास्ते हैं, और भी तीन रास्ते हैं इस हॉल में इंटर करने के, यानी कि टोटल चार रास्ते हो गए हॉल में इंटर करने के। इस टनल के सामने एक बड़ी सी पत्थर रखी हुई है, एक बड़ी सी पत्थर रख गई है, फेसिंग द टनल एक बड़ी सी पत्थर रखी हुई है। इस पत्थर के ऊपर सात ऐसे ऐसे कप जैसे गड्ढे किए हुए हैं। और इससे थोड़ी दूर आगे आने पे एक पिट है, यानी कि एक गड्ढा है, जिसके अंदर एक स्टोन है, और इस स्टोन पर भी एक बड़ा सा एक ऐसा ही कप जैसा एक गड्ढा और भी है। तो ऐसा माना जाता था कि इट इज ए सम सॉर्ट ऑफ कम्युनल रिचुअल और कम्युनिटी रिचुअल, क्योंकि इसकी अदर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिली है। सो ऐसा माना जाता था ये कोई एक रिचुअल रही होगी, जहाँ पे इस पे पत्थर पे किसी गोंग स्टोन से या कोई पत्थर से इस पे प्रहार किया जाता था, जिसकी वजह से ये जो गड्ढे बने हैं वो उस प्रहार की वजह से गड्ढे मिले हैं। और यहाँ पे जो गड्ढे मिले हैं, तो यहाँ पे एक जो ड्रम कोई पीटने वाली जो कुछ रही होगी, बात रही होगी, वो यहाँ पे उस वजह से गड्ढे मिले। तो ये एक सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी रिचुअल की तरफ इशारा करती है। तो ये भीमबेटका के ऑडिटोरियम किए हुए हैं। दूसरी बाघोर में मोस्ट जो इसमें जो आप इसमें तो हम नकार ही नहीं सकते बाघोर में, क्योंकि इथनोग्राफिक स्टडीज के बेसिस पे ये तो हमें आज भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि बाघोर में एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है स्टोन की। सर्कुलर प्लेटफॉर्म पे हमें एक स्टोन मिली है, एक स्टोन मिली है। इस स्टोन में कुछ कॉन्सेंट्रिक ट्रायंगल्स जैसे पैटर्न है। अब ये जो स्टोन है ये है सैंड स्टोन, ये जो स्टोन है ये है सैंड स्टोन, और सैंड स्टोन होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। सैंड स्टोन होती है एक सेडिमेंट्री रॉक। और ये जो आप लेयर्स देखते हैं अलग अलग कलर्स में, तो ये सेडिमेंट की डिपॉजिट हो सकती हैं, हो कह सकते हैं, होते हैं जेन मोस्ट लाइकली ये सेडिमेंट के डिपॉजिट्स हैं। बट खास बात ये है कि इस जो ये जो सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, इस सर्कुलर प्लेटफॉर्म के बाहर कुछ स्टोन्स हैं, ऐसे ऐसे 9 स्टोन्स हैं, कहीं इधर उधर दूर दूर बिखरे हुए। 9 स्टोन्स है टोटल, अदर 9 स्टोन्स। 6, 7, 8, अब बना लो 9। ठीक है, 9 स्टोन्स और हैं। जब इन सारे 9 स्टोन्स को और इस जो सेंट्रल स्टोन के से इनको जोड़ करके देखा गया, तो इनको अगर जो कंबाइन करके देखा गया तो एक बड़ी सी ट्रायंगुलर स्टोन क्रिएट होती है, एक बड़ी सी ट्रायंगुलर स्टोन क्रिएट होती है ऑन द स्टोन सर्कुलर प्लेटफॉर्म। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेम स्टोन जो सर्कुलर प्लेटफॉर्म है और ये जो ट्रायंगुलर स्टोन है, वो आज भी कोल एंड बाइगा ट्राइब, जो सेम इसी बागोर रीजन में ही मिलते हैं, सो स्कोल एंड बाइगा ट्राइब जो इसी बागोर रीजन में कैमूर हिल्स के पास पाए जाते हैं, वो आज भी इस चीज़ को वर्शिप करते हैं।
So it shows a kind of continuity of the you know religious practice or cultic beliefs. तो एक हमें पैलियोलिथिक की झलक मिलती है कि उस समय की रिलीजन या उस समय की कल्टिक बिलीफ्स क्या थी। हालांकि हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग बिलीफ्स हो सकती हैं, जैसे कि ये जो भीमबेटका में आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक अलग तरह की ही रिचुअल्स हमें देखने को मिलती हैं। बाघोर में ये अलग तरह की हमें एक बिलीफ देखने को मिलती है। पेंडेंट हमें कुरनूल में एक अलग तरह की बिलीफ देखने को मिलती है। ये मदर गॉडेस, जो कि ऐसी जो ह्यूमन लाइक फिगर हमें और कहीं भी देखने को नहीं मिली है। तो हर जगह आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह की कल्टिक बिलीफ्स डेवलप हो रही है पैलियोलिथिक टाइम से ही। तो ये थी पैलियोलिथिक एज के ऊपर एक डिस्कशन थी, और उम्मीद है कि ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी ये वीडियोज़ पैलियोलिथिक एज को समझने के लिए। वहाँ के जो टूल्स, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट के साथ जो चेंजेज हो रहे हैं, सबसिस्टेंस पैटर्न चेंज हो रही है, और उनके हैबिटेशन, सेटलमेंट्स और अदर लाइफ वेज, इन पर्टिकुलरली आर्ट एंड रिलीजन। तो ये चीज़ आपको, उम्मीद है कि मैं आपको समझा सका, और आपकी समझ इस वीडियो के बाद डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है पैलियोलिथिक को लेकर के। और आपको आगे के लेक्चर्स भी जल्दी समझ आपको फिर आगे की जो हिस्ट्री है इसके बाद आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगी, क्योंकि ये आपको कंटिन्यूटी देती है ना। तो आप जब मेसोलिथिक में जाएंगे, फिर न्योलिथिक में जाएंगे, तो आपको एक सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूटी मिलेगी कि हर फॉर्म में कंटिन्यूटी आप देखेंगे। सब्सिस्टेंस मोड में कंटिन्यूटी है, इकोनॉमी में कंटिन्यूटी है, स्टोन टूल्स के जो डेवलपमेंट है वहाँ कंटिन्यूटी है, इवन आर्ट एंड रिलीजन में भी जो या कल्टिक बिलीफ्स हैं वहाँ भी आप एक कंटिन्यूटी ही देखेंगे। तो इसलिए ये एक फाउंडेशन थी, एक पैलियोलिथिक एक फाउंडेशन हो जाती है स्टोन एज हमारी फर्स्ट फेज ऑफ हिस्ट्री के लिए। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको मैं अच्छे ढंग से समझा सका। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको अच्छी वीडियो लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को और जो दूसरे एस्पिरेंट्स हैं वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचा दें, ताकि वो लोग भी, बाकी लोग भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, वी विल डिस्कस मेसोलिथिक पीरियड in our next video. Thank you. All the best for your exams. See you in the next video.